नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पे। अपन जो पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। आज का जो टॉपिक है वो अपना मानव में प्रजनन है, जिसका फर्स्ट पार्ट जो है अपन हो चुका है। ठीक है, जिसके अंदर अपन ने ऑर्गन के बारे में देखा था कि नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र कैसे होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, इनके बारे में देखा था। आज जो पढ़ेंगे वो अगले वाले पार्ट के में जो है वो निषेचन के बारे में पढ़ेंगे, युग्मक जनन के बारे में पढ़ेंगे और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे और भ्रूण का कैसे परिवर्तन होता है उनके बारे में आज क्लास देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं स्लाइड की तरफ और देखते हैं आज की क्लास। युग्मक जनन का मतलब क्या होता है कि देखो, जो जनन कोशिका होती है वो द्विगुणित होती है यानी डिप्लॉइड होती है। उनके अंदर होता है अर्धसूत्री विभाजन, और सूत्री विभाजन से क्या बनते हैं, युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, नर से बनते हैं, नर में जो जनन कोशिका होती है वो बनाती है नर युग्मक, और मादा के अंदर जो जनन कोशिका होती है वो बनाती है मादा युग्मक। ठीक है, इसको बोला जाता है गैमेटोजेनेसिस। क्या बोला जाता है? गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है। गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, द्विगुणित यानी डिप्लॉइड सेल होती है, और डिप्लॉइड सेल क्या करेगी, जिसको जर्म सेल जो 2n होती है के द्वारा जनन अगुणित यानी हैप्लॉइड युग्मकों का निर्माण गैमिट बनाते हैं, हैप्लॉइड गैमिट्स बनते हैं। ठीक है, इसको ही बोला जाता है युग्मक जनन बोला जाता है। द्विलिंगी बाइसेक्सुअल प्राणियों में नर एवं मादा युग्मक एक ही प्राणी के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। द्विलिंगी मतलब जिसमें नर और मादा एक पे हो, तो वो उनके अंदर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, दोनों जो होते हैं वो एक में ही शरीर में बनते हैं। जैसे फेरेटिमा अपने केचुआ जो होता है उसके अंदर, जबकि एक लिंगी जो है जैसे ह्यूमन वगैरह जो है उनके अंदर नर के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है और मादा में अंडाणु का निर्माण होता है कि उत्पन्न किया जाता है। युग्मक जनन की प्रक्रिया में पुट्टी का प्रेरक हार्मोन इस्तेमाल होता है, जिसको बोला जाता है FSH, जिसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये जो निकलता है वो कहां से निकलता है? फ्यूज ग्रंथि द्वारा। फ्यूज ग्रंथि द्वारा ये द्वारा क्या होता है? स्त्रावित होता है। पहला जो है वो है शुक्र जनन, जिसको बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का बनना। स्पर्म जो बनते हैं वो जर्म सेल से बनते हैं। ठीक है, आपने अपने देखा था जब स्ट्रक्चर देखा था नर जनन तंत्र में, उसके अंदर देखा था वर्षण, और वर्षण के अंदर अपन ने देखा था जो थी वर्षण पालिया, जिसको बोलते हैं अपन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर अपन ने देखी थी सेमिनिफेरस ट्यूब। ठीक है, शुक्र जनन नलिकाएं, और उन्हीं नलिकाओं के अंदर जो होती है दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक तो होती है जर्म सेल और दूसरी जो होती है जिनको जो बोला जाता है सर्टोली सेल। तो जो जर्म सेल थी जिसको बोला, जो आगे चल के क्या बनाती है? स्पर्मेटोगोनिया बनाती है। क्या बनाती है? स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया से ही बनते हैं क्या? शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो वर्षण में जनन कोशिका द्वारा शुक्राणु का निर्माण शुक्र जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? शुक्र जनन। कशेरुकी प्राणियों में एक जोड़ी वर्षण पृष्ठ देह भित्ति या मीजोकेरियम, ठीक है, के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। प्रत्येक वर्षण में हजारों नलिका शुक्र जनन नलिकाएं होती है, जिनको बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब। सेमिनिफेरस ट्यूब बोला जाता है। ये ट्यूब जो होती है इनके अंदर जो होता है उनकी जो आंतरिक सतह पे होती है, जहां पे दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, नलिकाओं के चारों ओर ट्यूनिका प्रोपिया झिल्ली द्वारा ढकी हुई रहती है नलिका। ठीक है, इस स्तर के भीतर जनन उपकलाएं होती है कि दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक तो काइक जिसको बोलते हैं सर्टोली सेल, ठीक है, और दूसरी जो होती है वो होती है जनन कोशिका, जो बनाती है शुक्राणु, जो क्या किसका निर्माण करती है? शुक्राणु का निर्माण करती है। और ये इसको देती है क्या? पोषण। ये इसको क्या देती है? पोषण देती है। कौन सी? सर्टोली सेल। ठीक है, कायिक व सर्टोली सेल शुक्राणु के आलंबन, आलंबन को मतलब होता है जब तक वो मैच्योर नहीं होता तब तक वो किससे जुड़ा हुआ रहेगा? वो सर्टोली सेल। जैसे बच्चा जो होता है वो जिस तरह से माँ के गोद में रहता है, जब तक वो बड़ा नहीं होता तब तक वो गोद के अंदर वो क्या करता है? उसको माँ जो होती है वो देखभाल करती है। उसी तरह से ये जब तक मैच्योर नहीं होता तब तक जो शुक्राणु जो होता है वो आलंबन होता है किसके अंदर? सर्टोली सेल के अंदर। फिर सर्टोली सेल इसको क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। ठीक है, तो इसी तरह से शुक्राणु का सिर जो होता है वो धसा हुआ रहता है किसके अंदर? सर्टोली सेल के अंदर। तो सर्टोली सेल के अंदर किसका सिर? शुक्राणु का सिर ढका हुआ रहता है। जब तक वो मैच्योर नहीं होता तब तक वहां से जाता नहीं है। जनन कोशिका शुक्राणु का निर्माण करती है। जनन शुक्र जनन नलिकाओं के बीच में संयोजी उत्तकों से भरा होता है, जिसको इंटरस्टिशियम कहते हैं या अंतराली कोशिकाएं कही जाती है। ये कोशिका अपने में से क्या निकालती है? एंड्रोजन हार्मोन निकालती है। और एंड्रोजन हार्मोन में कौन सा हार्मोन होता है?
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, जो मेल सेक्स हार्मोन होता है, ठीक है, जो नर हार्मोन का स्राव करती है। वर्सन एक बहिस्रावी और अंतस्रावी दोनों का कार्य करती है, ये दोनों पैंक्रियाज के जैसे। शुक्र जनन की क्रिया जो होती है वो कितने इसमें लगते हैं, लगभग 65 से 70 डेज या 75 डेज जो है, अप्रोक्सीमेटली 74 जो डेज जो है वो पूर्ण होती है। शुक्र जनन की क्रिया को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला जो है वो तो क्या होता है कि जो शुक्राणु का बनना, यानी पहले जो मियोसिस होगा, 2 सेल बनेगी, ठीक है, ये 2n होता है, ये n होता है। उसके बाद में वापस मियोसिस सेकंड होता है, सेकंड होने पे ये n और ये भी होगा n, ठीक है। अब यहां तक की प्रक्रिया जो है उसको बोला जाता है क्या, शुक्राणु कोशिकाओं जनन या स्पर्मेटो शुक्राणु कोशिकीय जनन, ठीक है। लेकिन यहां से जब ये तो राउंड होती है, इसका होता है परिपक्व और इससे बनते हैं क्या, शुक्राणु बनते हैं, ये शुक्राणु, ठीक है। इसको बोला जाता है स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स बोला जाता है, और इनको बोला जाता है स्पर्म। ये शुक्राणु है जिनको बोला जाता है स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, ये बोला जाता है स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। इसको बोला जाता है, अच्छा यहां से ये बदलना, इसको बोलता है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोला जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है, ठीक है। यानी स्पर्मेटिड्स का स्पर्म में बदलना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। जीनेसिस यानी बन रहा है, कौन बन रहा है, स्पर्मेटिड्स, क्योंकि स्पर्मेटिड देखो राउंड स्ट्रक्चर है, और आप देखोगे जो स्पर्म जो होते हैं वो कुछ इस तरह से दिखते हैं, ठीक है। तो आप इसमें से ये जो परिपक्व हो जाते हैं, जब इसमें से ये बन जाते हैं, तब इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये वाला प्रोसेस जो कहलाता है वो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। और ये जो कहलाता है वो कहलाता है स्पर्म। तो दो जो फेज के अंदर अपन बांटते हैं, सबसे पहली फेज है वो कौन सी है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक है। इसके अंतर्गत शुक्राणु पूर्व, जिसको बोलते हैं स्पर्मेटिड्स, का निर्माण होता है। मतलब यहां से ये बनते हैं, स्पर्मेटिड बनते हैं, शुक्राणु पूर्व बनते हैं, ये वाली चीज, यानी यहां से लगाकर ये बनने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बोला जाता है। ये प्रक्रिया जंतु में लैंगिक परिपक्वता के बाद में आती है, यानी प्यूबर्टी के बाद में ये घटना होगी, यानी लैंगिक परिपक्वता आ जाएगी, यानी यौन आरंभ अवस्था के बाद में ये जो होते हैं वो हार्मोनों के कारण ये बनने स्टार्ट होते हैं, ठीक है, उससे पहले नहीं होंगे। जनन कोशिका जो जर्म सेल होती है वो स्पर्मेटिड्स का निर्माण करती है। इसके 3 चरण होते हैं, जनन कोशिका, ये जनन कोशिका, इनको बोलेंगे अपन जनन कोशिका। ये जनन कोशिका जो होती है इसका बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनता है, स्पर्मेटिड्स बनता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहा जाएगा। ये 3 चरण में कंप्लीट होती है, ठीक है। आप देख पाओगे कि सबसे पहले जो है वो आपका जो मियोसिस, ये 2n वाली सेल है, ये जो है वो क्या बन रही है 2n। अच्छा यहां से जो है वो 3 अवस्था है, ठीक है, डिफरेंशिएट द मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले यह होगी, ये जो पहले में होती है उसको बोला जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक जनन शुक्र जनन कोशिका, ठीक है। ये जो होती है पहले तो होती है इसकी गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था का मतलब होता है कि मल्टीपल फेज होती है। मल्टीपल फेज में क्या होगा कि पहले जो होती है वो उसकी संख्या बढ़ती है, जो जनन कोशिका है उनकी संख्या बनती है। उनमें सबसे पहले जो डिवीजन होता है वो होता है माइटोसिस। कौन सा होता है, माइटोसिस होता है। और माइटोसिस होने के बाद में फिर जो होगा वो कई सारी सेल बनती है और वापस ये पूर्व में जाती है। कैसे जाती है, वापस पूर्व में जाती है, वापस ये जो होती है डिवाइड करती है, और इससे क्या होती है गुणन प्रावस्था होती है, गुणन प्रावस्था, ठीक है। फिर उनमें से जो होती है वो क्या होती है, कुछ सेल जो होती है वो वृद्धि करती है। क्या करती है, वृद्धि करती है। तो सेकंड जो होती है वो कौन सी होती है, वृद्धि प्रावस्था होती है, यानी वृद्धि करती है, ठीक है। वृद्धि जो कर रही है उसको बोला जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोला जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में सबसे पहले जो डिवीजन होता है वो होता है मियोसिस फर्स्ट। कौन सा होता है, मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट होने के बाद में 2 प्रकार की जो सेल बनती है, जो कैसी होती है, हैप्लॉइड सेल होती है, एन होती है। इनको बोला जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, द्वितीयक शुक्र जनन कोशिका, जो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, ठीक है, डबल क्रोमेटिड्स। मियोसिस जो होता है वो सेकंड जो होता है वो किसमें कंप्लीट होता है, वो होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर। द्वितीय जो होता है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है।
और अर्धसूत्री विभाजन से अपने पास में 4 जो है वो कोशिकाएं बनती है, जिनको बोला जाता है स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड जिनको बोलते हैं शुक्राणु पूर्व कोशिका, शुक्राणु पूर्व कोशिका। ठीक है, ये शुक्राणु पूर्व कोशिका जो होती है इसी को ही बोला जाता है स्पर्मेटोसाइट। ये जो स्टेप जो होता है ये खत्म हो जाता है, इसको बोला जाता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बोला जाता है। ठीक है, अब आगे वाली जो घटना है इसको बोला जाता है डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है इसकी परिपक्व अवस्था, यानी यहां से ये क्या होता है, ये कायांतर होगा इसके सेलों के अंदर और इससे बनेंगे इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा जिसको बोला जाता है स्पर्म। ठीक है, यानी स्पर्मेटिड से क्या बनते हैं, स्पर जो है वो स्पर्म बनते हैं, जिसको स्पर्मेटोजुआ भी बोला जाता है। और ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं और इन्हीं को बोला जाता है शुक्राणु। ठीक है, इसको बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है। यानी यहां से स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्ट होना, इसको क्या बोला जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो इनकी अवस्थाएं होती है। तो सबसे पहली जो है वो गुणन अवस्था है। कौन सी अवस्था है, गुणन अवस्था। जनन कोशिका सतत सूत्री विभाजन होता है। कौन सा होता है, सूत्री यानी समसूत्री विभाजन होता है, के द्वारा कोशिका का निर्माण होता है, जिसे शुक्राणु मात्रक या पूर्वपुंमणु जनन कोशिका, जिसको बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोगोनिया। और ये जो होता है इनके अंदर बहुत सारी सेल जो होती है, जो जनन कोशिका होती है उसमें समसूत्री विभाजन के कारण जो है डिप्लॉइड की डिप्लॉइड सेल ही बनती है और इसकी सेलों की संख्या जो होती है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, और उन सेलों को क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोगोनिया बोला जाता है। स्पर्मेटोगोनिया द्विगुणित कोशिका होती है, यानी कैसी होती है, ये 2n कोशिका होती है। फिर इसी जो है वो 2n कोशिकाओं में क्या होती है, वृद्धि होती है। गुणन अवस्था में अंतिम विभाजन के पश्चात जनन कोशिकाओं में पोषण प्राप्त करके स्पर्मेटोगोनिया कुछ आकार में दुगुनी हो जाता है। कैसा हो जाता है, स्पर्मेटोगोनिया अब दुगुना हो जाएगा, आकार के अंदर उसका बदल जाएगा। ठीक है, अब इन्हें क्या हो जाता है, जब भी जैसे आकार बदल जाता है तब उसको बोला जाता है वृद्धि प्रावस्था के बाद में इसको बोला जाता है प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका, या बोला जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोला जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और आपको पूछा जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटो जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो किस में होता है, स्पर्मेटोगोनिया में होता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन आरंभ होता है। यानी सबसे पहला जो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होगा वो किसमें होगा, प्राइमरी जो होगा स्पर्मेटोसाइट की कोशिकाओं के अंदर होगा। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया में वृद्धि होती है और वृद्धि होने के बाद में क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कोशिकाएं बनती है जो द्विगुणित होती है। अभी भी ये कैसी है, द्विगुणित है, क्योंकि अभी भी अर्धसूत्री विभाजन इसके अंदर हुआ नहीं है। शेष स्पर्मेटोगोनिया शुक्र नलिकाओं के अंदर अतिरिक्त भंडारण के रूप में चले जाते हैं, वापस चले जाएंगे और वापस उनमें से ही क्या हो गए, गुणन करते हुए वापस क्या बनाएगा, स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा और वही वृद्धि करके वापस क्या बनाएगा, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। ठीक है, वृद्धि प्रावस्था सबसे लंबी प्रावस्था होती है। परिपक्व अवस्था मैच्योरेशन में प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका में असूत्री विभाजन प्रथम होता है। किसमें होता है, प्राथमिक यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर कौन सा होगा, प्रथम होता है, जिसको हास्य विभाजन भी कहा जाता है, यानी रेडिक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है। कौन सा डिवीजन कहा जाता है, इसको रेडिक्शनल डिवीजन कहा जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे हो जाते हैं, इसके अंदर आधे हो जाते हैं। ठीक है, विभाजन के द्वारा दो अगुणित, ठीक है, क्या बनता है, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, यानी क्या बनता है 2n, यानी n वाले जो 2n जो था वो n बदल जाता है और क्या बनता है, वो बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। क्या बनता है, स्पर्मेटोसाइट बनती है। कितनी सेल बनती है इसकी, 2 सेल बनती है। इन द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में असूत्री विभाजन कौन सा होता है, सेकंड होता है। अब इसमें कौन सा हुआ, सेकंड। सम विभाजन ये बिल्कुल कैसा होता है, समसूत्री विभाजन के जैसा ही होता है। ठीक है, और इसमें जो एन जो होती है वो एन ही बनी रहती है, ये अपन ने देखा था जब विभाजन अपन ने पढ़ा था। परिणाम स्वरूप द्वितीयक जो होती है स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बनते हैं। पता एक जो होता है, एक जो होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की कोशिकाओं के अंदर जब सेकेंड जो मियोसिस होने के बाद में 1 से 2 कोशिका बनती है, ठीक है, जिनको स्पर्मेटिड्स कहा जाता है, और 2 जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं और उनमें विभाजन से अपने पास में टोटल जो आती है वो कितनी आती है, 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं शुक्राणु पूर्व कोशिका। एक द्विगुणित प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 अगुणित क्या बनते हैं, स्पर्मेटिड्स बनते हैं, यानी शुक्र पूर्व कोशिकाएं बनती है। ठीक है, जो आगे चल के किसका निर्माण करेगी, शुक्राणु का निर्माण करती है।
नेक्स्ट है शुक्र कायांतरण स्पर्मेटोलियोजिनेसिस। ठीक है, अब देखो ये इसको बोला जाता है स्पर्मियोजिनेसिस, शुक्र का कायांतरण यानी बदलाव, यानी शुक्राणु स्पर्मेटिड शुक्राणु के अंदर बदलते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है शुक्र कायांतरण। पूर्व शुक्राणु में यद्यपि गुणसूत्रों की संख्या एक सूत्री कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, किंतु इसमें से नर युग्मक की कार्य क्षमता नहीं होती, मतलब ये नर युग्मक की कार्य इसमें नहीं होते हैं। शुक्राणु के बनने के लिए विभेदीकरण होता है, क्या होता है इसमें, विभेदीकरण होता है। इस क्रिया को शुक्र जनन कायांतर या शुक्र कायांतर कहा जाता है, या स्पर्मियोलियोजिनेसिस कहा जाता है, स्पर्मेटोलियोजिनेसिस कहा जाता है। शुक्राणु पूर्व आकार में उपापचयी में क्रियात्मक रूप से विभेदित होकर शुक्राणु में विभेदित हो जाता है। इस प्रक्रिया में स्पर्मेटोसाइट से निर्मित गोलाकार अगुणित अगतिशील अगुणित स्पर्मेटो एक धागे के समान गतिशील और कैसा हो जाता है। अब यहाँ वाले आप देखोगे इस जो है ये वाली कोशिका जो होती है वो स्पर्मेटिड जो है वो किस में बदल जाते हैं, स्पर्म में बदल जाते हैं, किस में बदल जाते हैं, अब ये इसमें बदल जाएगा। ठीक है, जिनमें से परिवर्तन से शुक्राणु, ठीक है, जिसको बोला जाता है स्पर्मेटोजुआ में विभेदित हो जाते हैं। ठीक है, ये अत्यधिक मूलभूत होते हैं। अब इनमें से जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, पहला है शुक्राणु पूर्व का केंद्र में क्या परिवर्तन, जो पहले कोशिका थी ये वाली राउंड वाली, इसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होंगे तब जाके ऐसा शुक्राणु बनेगा। तो पहला होता है वो क्या होता है, केंद्रक में परिवर्तन। क्या होता है केंद्रक में, केंद्रक द्रव जो होता है वो क्या हो जाता है, ज्यादा होने पे क्या होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, यानी अनावश्यक जो होता है जल की निकासी होती है जिससे सिकुड़ जाता है, इसमें से स्थिति जो होती है गुणसूत्र परस्पर क्या हो जाते हैं, सिमट जाएंगे। ठीक है, अपेक्षाकृत कैसे हो जाते हैं, छोटे स्थानों पे व्यवस्थित हो जाते हैं। व्यर्थ पदार्थ केंद्रक से हटाया दिया जाता है, आरएनए आदि। केंद्रक में प्रमुख रूप से क्या रहता है, डीएनए बचा हुआ रहता है क्योंकि ये मेन है। केंद्रक का आकार भी बदल जाता है और ये जल में सुबलता से तैरने हेतु गोलाकार से कैसे हो जाते हैं, लंबे, और कैसे हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे और कैसे हो जाएंगे, सक्रिय हो जाते हैं, जिसमें केंद्र का परिवर्तन होता है। और शुक्राणु के शीर्ष का आकार, जो शीर्ष होता है, ठीक है, इसमें केंद्र का आकार पे निर्भर करता है। विभिन्न जंतुओं में विभिन्न उदाहरण होता है। ठीक है, इन्हें आकार जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य सांड में ये जो है वो अंडाकार, ठीक है, पार्श्व में चपटा होता है। चूहों में, मेंढक में देखो तो कटार रूपी होता है। चिड़िया में देखो तो सर्पिल रूपी होता है। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है एक्रोसोम, मेन जो है, क्योंकि ये जाएगा अंडाणु के अंदर भिड़ने के लिए। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो अंडाणु की वॉल को क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये जो होता है जो शुक्राणु को पेनिट्रेटेड होने में, या अपन कह सकते हैं कि उसको अंदर जाने में, अंडाणु के अंदर, ठीक है, जाने में कौन मदद करता है, एक्रोसोम करता है। ये बनता है किससे, ये गोल्जी काय से बनता है। शुक्राणु एक्रोसोम जो गोल्जी काय के विभेदन से बनता है, इंपोर्टेंट। ठीक है, पूर्व शुक्राणु में गोल्जी अनेक चक्रों में व्यवस्थित कलाओं में की जाती है जो मध्यम में अनेक रिक्तिकाओं से घिरी हुई होती है। विभेदन क्रिया के अंतर्गत एक या अधिक रिक्तिकाओं के परिणाम बदलने लगते हैं। साथ ही रिक्तिकाओं के भीतर एक सूक्ष्म सघन काय, जिसे पूर्व एक्रोसोमल कण कहते हैं, दिखाई देने लगते हैं। पहले क्या बनेंगे, एक्रोसोमल कण बनेंगे। ठीक है, यदि एक से अधिक रिक्तिका या कण बनते हैं तब वह अंत में समेकित हो जाते हैं। अगर ज्यादा बनते हैं तो आपस में क्या हो जाते हैं, वो जुड़ जाएंगे और केवल एक कण के रूप में रिक्तिका बची हुई रहेगी। ये कण युक्त रिक्तिका केंद्र के सीकर पे संलग्न हो जाती है। कहां पे बन जाती है, केंद्र जो होता है उसके ऊपर की तरफ टोपी नुमा। कण का परिणाम बढ़ता रहता है तब एक्रोसोमल कण कहते हैं। ये एक्रोसोम का कोड बनता है। स्वयं रिक्तिका का द्रव बाहर निकल जाता है और इसकी कला एक्रोसोमल कण तथा केंद्रकों के अग्र अर्धांश में द्विपालित टोपी की तरह ढके हुए लेती है। इसे दोहरा आवरण को शुक्राणु की टोपी भी कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है, टोपी भी कहा जाता है। ठीक है, जो शुक्राणु के कहां पे होता है, हेड पे होता है।
तो गोल्जी काय जो होती है वो बनाती है क्या, एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम के अंदर कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं जो किसमें मदद करते हैं, उसको मदद करेंगे वो किसमें, जिसमें जो है वो पेनिट्रेटेड होने में। ठीक है, गोल्जी काय का शेष भाग जो स्पर्मेटिड का अधिकांश कोशिका द्रव के साथ में निष्कासित हो जाता है। एक्रोसोमल कण में किण्वन स्थित होते हैं जिसमें निषेचन के समय अंडाणु कलाओं को घोलने का कार्य करते हैं। कई सारे के क्या मिलते हैं इसमें, एंजाइम पाए जाते हैं। अब सेंट्रोसोम में क्या परिवर्तन होता है, सेंट्रोसोम जो करता है कोशिका विभाजन में काम, किसमें करता है, कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन में तर्कु तंतु बनाता है, तर्कु तंतु बनाता है। ठीक है, पूर्व शुक्राणु तारक का है सेंट्रोसोम, दो नलाकार नलिकार केंद्रक तारक का केंद्रों में होता है, सेंट्रियोल से बना हुआ होता है, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल से बनता है। ठीक है, दो जो एक दूसरे के कैसे होते हैं, हमेशा याद रखना कैसे होते हैं, वो समकोण में होते हैं। कैसे होते हैं, समकोण में व्यवस्थित होते हैं। केंद्रक के मध्य पक्ष सतह पे एक खांच बनती है जिसमें एक सेंट्रियोल शुक्राणु के लंब अक्ष में होता है, समकोण में स्थित होता है, तथा इसी शुक्राणु के समीपस्थ सेंट्रियोल कहते हैं। जो पास में होता है वो कौन सा होता है, समीपस्थ होता है, और एक जो होता है वो कैसा होता है, दूरस्थ होता है, जो नीचे की तरफ रहेगा। दूरस्थ जो होता है वो समीपस्थ सेंट्रियोल के नीचे शुक्राणु के लंबवत अक्ष में रहता है, और ये पूंछ वाला भाग जो होता है उसके अंदर जो है वो तंतु का निर्माण करता है। दूरस्थ सेंट्रियोल अक्षीय तंतु का निर्माण करता है, ये अक्षीय तंतु का आधार कण होता है। अक्षीय तंतु शुक्राणु के पूंछ भाग पर स्थित होता है। सरल अवस्था में पूंछ केवल अक्षीय तंतु की कोशिका द्रव्य का मई परत होती है, कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली से पूरा हुआ घिरा हुआ रहता है। ठीक है, जिसको प्लाज्मोलेम कला द्वारा रेखित होता है की बनी हुई होती है। जटिल अवस्था में पूंछ में अन्य तर्कुओं जैसे स्तनियों में समावेश होता है। ठीक है, तो ये तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है। ठीक है, तो एक तो करता है ऊपर की तरफ समीपस्थ सिरा, और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, वो दूरस्थ वाला भाग होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया देखो, अब चाहिए इसको ऊर्जा, ऊर्जा के लिए क्या चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो उसको ऊर्जा प्रोवाइड कराएगा। एक्रोसोम तथा केंद्रक पर केवल प्लाज्मोलेमा कला होती है, मतलब प्लाज्मा की कला होती है, अत्यंत सूक्ष्म परत बनी हुई होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अक्षीय तंतु के आधार भाग पे चारों ओर क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, और शेष कोशिका द्रव्य शुक्राणु से पृथक होकर अंत में केवल मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया को घेरकर कोशिका द्रव्य की महीन परत होती है। यानी आप देखोगे तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो इसके अंदर जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, और ये अक्षीय तंतु यहाँ पे होता है। ठीक है, स्पर्मेटिड्स केंद्रक में गोल्जी काय के सिर एक्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया मध्यमका में, और दूरस्थ तारक का पूंछ हिस्से का निर्माण करती है। ठीक है, तो केंद्रक वो गोल्जी काय एक्रोसोम का निर्माण, माइटोकॉन्ड्रिया मध्य में का निर्माण करते हैं, और दूरस्थ जो होता है वो किसका निर्माण करता है, वो पूंछ भाग का निर्माण करता है। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद शुक्राणु का सिर सर्टोली सेल के अंदर घुसा हुआ रहता है। किसके अंदर घुसा हुआ रहता है, सर्टोली सेल के अंदर। मैंने बोला था जब तक वो परिपक्व नहीं होगा तब तक वो कहां पे घुसा हुआ रहेगा, सर्टोली सेल के अंदर। अंत में शुक्राणु त्याग किया जाता है, क्या, इसको, इस त्याग को बोला जाता है स्पर्मिएशन। क्या बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है। स्पर्मिएशन का मतलब क्या होता है कि सर्टोली सेल से स्पर्म का हटना क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन कहलाता है। एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस, क्या होता है, स्पर्मेटिड से शुक्राणु का बनना या स्पर्म का बनना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, शुक्र जनन नलिकाओं को त्याग दिए जाते हैं। शांत एवं विश्राम अवस्था में शीत भंडारण में शुक्राणु कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन सक्रिय अवस्था में भोजन की अनुरूपता में या अधिक तापमान में इसकी अवधि जो होती है वो 55 से 60 मिनट तक ही होती है। ठीक है,
तो ये इसकी क्या होती है, जीवन अवधि होती है। नेक्स्ट है शुक्र जनन का नियंत्रण। अब इसको नियंत्रित कौन करता है? देखो, प्राणियों में शुक्राणु का निर्माण तापक्रम, हार्मोन्स, मानसिक अवस्था पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड द्वारा स्त्रावित, एक तो होता है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जिसको बोला जाता है एलएच हार्मोन, ठीक है। और दूसरा जो होता है जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, के द्वारा क्या होता है, निर्धारित होता है। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन लेडिंग सेल को उद्दीपित करती है, ठीक है, जिससे कौन सा हार्मोन निकलता है, एंड्रोजन, और इसी के अंदर होता है टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन शुक्र जनन को क्या करता है, प्रेरित करता है। क्या करता है? शुक्र जनन को, शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। जबकि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो सर्टोली सेल को उद्दीपित करता है, किसको करता है, सर्टोली, जो कुछ कारकों के साथ पे स्पर्मियोजिनेसिस क्रिया को सहायता करता है, स्पर्मियोजिनेसिस। वयस्कता में महत्वपूर्ण मात्रा में गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, की अधिकता हो जाती है जिससे शुक्राणु जनन आरंभ हो जाता है, ठीक है। ये कब? वयस्कता। हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से उद्दीपित होता है, ठीक है। तो ये होता है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया। अब मानव में शुक्राणु की संरचना, सबसे पहला होता है इसका शीर्ष भाग, ये केंद्रक तथा एक्रोसोम से बना हुआ होता है, तो आप देख पाओगे। तो ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो इसके चारों तरफ से घिरी हुई है, ठीक है, ये वाली। फिर आप देखोगे तो इसके टोपीनुमा जो संरचना जो है ये वाला, जिसको बोला जाता है एक्रोसोम, ठीक है। ये इसका क्या कहलाता है, हेड कहलाता है, सिर है। इसमें न्यूक्लियस होता है, ये इसका न्यूक्लियस है। ये वाला भाग जो है वो कौन सा है, केंद्रक है, कंटेनिंग द क्रोमोसोमल मटेरियल। ये इसकी गर्दन होती है, हल्की सी नेक, गिरवा। और यहाँ पे आप देखोगे ये मध्य भाग होता है, ठीक है। और मध्य भाग में आप देखोगे तो बहुत सारे आपको क्या मिल रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। उसके बाद में ये टेल वाला भाग है, और टेल वाले भाग में आपको देखते हो ये दूरस्थ, ठीक है, ये कौन सी है, दूरस्थ जो है तारक का है, दूरस्थ तारक केंद्र है। और ये कौन सा है, समीपस्थ का तारक केंद्र, समीपस्थ तारक केंद्र। आनुवंशिक कार्य हेतु अयुग्मित गुणसूत्र के केंद्र में पोटोनिम प्रोटीन होता है, साथ पाया जाता है। शुक्राणु के शीर्ष भाग में अम्लीय प्रोटीन एंटी फर्टिलाइजिन, ठीक है, पाया जाता है, जो अंदर स्पर्म लाइजिंग एंजाइम मतलब तोड़ने वाला, जैसे डाई हाइड्रोलिनेज, ठीक है, तथा कैथेप्सिन पाए जाते हैं, जो एंजाइम क्या करते हैं, जो स्पर्म जो क्या करते हैं, वो करते हैं क्या, अंडाणु को, झिल्ली को तोड़ने का कार्य करते हैं। तो है हाइल यूरोडिनेज और दूसरा जो होता है वो कैथेप्सिन है। मध्य भाग, ठीक है, शीर्ष भाग की गिरवा के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। गिरवा में दो तारक केंद्र के समान लेकिन अलग अलग कार्य करने वाले होते हैं। समीपस्थ तारक केंद्र निषेचन के बाद में माइटोटिक तंतु का निर्माण करते हैं, ये मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित होते हैं। दूरस्थ तारक का शुक्राणु के अक्ष का निर्माण करती है। अक्षीय तंतु की संरचना कसाभिकाएं जो होती है वो कितनी होती है, 9+ ट्यूब में होती है, 9 ट्यूब बाहर की तरफ और 2 जो होती है वो बीच में होती है। तंतु के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा घिरे हुए रहते हैं। श्वसन एंजाइम द्वारा ऑक्सीकरण या फॉस्फोराइलेशन की क्रिया होती है, सक्रिय होते हैं। स्तनधारियों में माइटोकॉन्ड्रिया आपस में मिलकर फीते के समान नैनबर्ग का निर्माण करते हैं, जबकि मध्य में खंड की परिधि की तरफ कोशिका द्रव की पतली मेनसेट का निर्माण करते हैं। मध्य खंड के पक्ष भाग में तंतुमय वलय की संरचना पाई जाती है, जिसे वलय तारक काल कहा जाता है, तथा एनुअल या जेंसन वलय कहते हैं, जिसका कार्य माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ भाग में जाने से
रोकना है, माइटोकॉन्ड्रिया को नीचे जाने से क्या करता है, ये रोकते हैं वाले। ठीक है, तो ये होती है मध्य भाग। फिर होता है टेल, पूछ भाग, ये सबसे लंबा भाग होता है, अंतिम खंड होता है, यहाँ से ही है पूरा। ठीक है, पूछ के नुकीली बनता है, जबकि मुख्य खंड पूछ का अधिकांश भाग बनाता है। ठीक है, जिसमें 9+2 की संरचना के अतिरिक्त कोशिका द्रव्य तथा मोटा तंतु स्थित होता है। आप देखो ये कोशिका द्रव्य और बीच में ये कैसा मोटा तंतु जो होता है वो स्थित होता है। शुक्राणु में संचित भोजन जैसे राइबोसोम, अंतःप्रद जालिका, केंद्रित आरएनए आदि का क्या होता है, अभाव पाया जाता है, ये इसमें नहीं पाए जाते। ठीक है, तो ये होती है शुक्राणु की संरचना। नेक्स्ट है अंडजनन। अंडजनन का मतलब है oogenesis। oogenesis कुछ जो है कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, देखो जब आप देखोगे कि ओवरी जो होती है वो अंडाशय के अंदर होती है जर्मिनल एपिथेलियम, और जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिका जो होती है वो क्या बनाती है, पुट्टिकाओं का निर्माण करती है, और इन्हीं पुट्टिकाओं में क्या पाए जाते हैं, जो है वो अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, मादा में अंडाशय के अंडाणु जनन की क्रिया शुक्र जनन की तुलना में अधिक जटिल होती है। ठीक है, यानी आप देखोगे कंपैरिजन में ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्या है तो वो आपको अभी पता लग जाएगा कि क्या इसमें कॉम्प्लेक्स होता है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले जो होता है ये जो प्राथमिक जो कोशिका होती है जनन कोशिका, ठीक है, इसमें भी वही है, सूत्र गुणन प्रावस्था होती है, कई सारे अंडक बनते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं ये क्रिया जो होती है वो गर्भ जीवन में ही संपन्न होती है। गर्भ जीवन के अंदर यानी जितने फॉलिकल्स बनते हैं, जितने अंडाणु बनते हैं, वो उसकी गर्भावस्था जब वो माँ के पेट में होती है तब ही बने जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखोगे जो पहला डिवीजन होता है जिसको प्राथमिक अंडक कहा जाता है, प्राथमिक oocyte कहा जाता है, प्राइमरी oocyte कहा जाता है, उसके अंदर पहला जो डिवीजन होता है वो होता है प्रोफेज फर्स्ट। यहाँ पे ये रुकी हुई रहती है, यहाँ पे क्या हो जाती है, ये अवस्था कैसी होती है, अरेस्ट होती है। अरेस्ट मतलब रुकी हुई है। ठीक है, कैसी हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है यानी रुकी होती है। ठीक है, अब देखो जन्म ले लिया, जन्म में जब बच्ची जो पैदा होती है उसके अंदर प्रोफेज फर्स्ट तक वो अंडाणु रुका हुआ रहता है। ठीक है, यानी प्राथमिक अंडक जो होता है उसके अंदर पहला जो मियोसिस जो डिवीजन होता है वो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जो वहां पे रुका हुआ होता है। अब जब वो लड़की प्यूबर्टी में आती है, प्यूबर्टी यानी यौनारंभ अवस्था में आती है, तब ये अवस्था वापस चलने लगती है, यानी जो रुकी हुई अवस्था थी तो वो वापस चलने लगती है। और ये जो होती है यौनारंभ अवस्था के अंदर जो होती है वो पूरी होती है। ये यौनारंभ अवस्था के अंदर आपको द्वितीयक अंडक का निर्माण हो जाता है। इस द्वितीयक अंडक का निर्माण जो होता है उसके में भी क्या होता है कि ये भी जो जिसमें द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें भी मेटाफेज सेकेंड के अंदर रुकी हुई रहती है। ये क्या रहती है, मेटाफेज सेकेंड के अंदर रुकती है। ठीक है, जब अंडाणु रिलीज हो जाता है स्तनधारियों के अंदर, अपन बात करें ह्यूमन के अंदर, तो अंडाणु का रिलीज होता है वो सेकेंडरी अंडक होता है, ना कि अंडाणु होता है। ठीक है, अंडाणु नहीं होता, सेकेंडरी क्या होता है, अंडक होता है, जो किसमें रुका हुआ है, मेटाफेज सेकेंड के अंदर रुका हुआ है। किसके अंदर, मेटाफेज सेकेंड के अंदर। तो दो जगह ये रुकता है, एक तो प्रोफेज फर्स्ट में रुकता है पैदा होने के बाद में। ठीक है, और फिर जो है वो प्यूबर्टी आने के बाद में ये स्टार्ट हो जाता है। वापस कब रुकता है, मेटाफेज सेकेंड में। जब ये मेटाफेज सेकेंड यानी जब ये ओवुलेशन होता है, अंडा बाहर निकलता है, यानी अंडा नहीं कह के अपन उसको क्या बोलेंगे, द्वितीयक अंडक जब बाहर निकलता है तब वो जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। और फैलोपियन ट्यूब के अंदर जब जाएगा तो वहां क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो शुक्राणु जो तो बना था अभी, उसका एक्रोसोम जब अंदर जाएगा उसको डिजोल्व करेगा, और उसका न्यूक्लियस जो होता है, केंद्रक जो होता है, जब इस अंडाणु के अंदर प्रवेश करेगा, यानी सेकेंडरी अंडक के अंदर जैसे ही प्रवेश करेगा, ये आगे वाली प्रावस्था को पूरा कर लेगा, यानी फिर अंडाणु बन जाएगा, और फिर उनके क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें 4 अगुणित कोशिकाओं के अलावा पितक का भी क्या होता है, संचय होता है। अंडाणु जनन कोशिका के दौरान उपकला कोशिका से पृथक हो जाती है, अंडाणु वलकुट में प्रवेश करता है, और द्विगुणित पूर्ण शक्ति युक्त कोशिका जिसे जनन कोशिका कहते हैं का निर्माण होता है। पहला है अंड जननों के 3 पद होते हैं। पहला होता है गुणन प्रावस्था जिसको बोलते हैं मल्टीपल फेज। जनन कोशिका, अंड मात्र कोशिका जिसको उगोनिया बोला जाता है,
परिपक्व परिवर्तन होते हैं जिसमें लगातार सूत्री विभाजन के दौरान किसका निर्माण होता है, उगोनिया। उससे होता स्पर्मेटोगोनिया, इधर क्या बनता है, उगोनिया बनता है, गुणन में सेम है ये वाली। उगोनिया अंडाणु जनन का में भाग लेता है, शेष उगोनिया पोष कोशिका नरीज या फॉलिकल कोशिका में परिवर्तित हो जाती है, दूसरे क्या हो जाते हैं, फॉलिकल में परिवर्तित हो जाते हैं। जन्म के पश्चात ना तो अतिरिक्त उगोनिया बनते और न ही जुड़ते, नहीं तो क्या होते हैं, उगोनिया अतिरिक्त बनते हैं और ना जुड़ते हैं कोई, ठीक है। यानी जितने बनते थे वो कब बनेंगे, उसके एम्ब्रियोनिक एज के अंदर या भ्रूणीय अवस्था के अंदर ही बनते हैं, जब बेबी का होती है मां के गर्भ में होती है। फिर है वृद्धि प्रावस्था, आवश्यक पोषक पदार्थों का संचय तथा निक्षेपण होता है। उगोनिया का आकार अप्रत्याशित बढ़ जाता है जिसे प्राथमिक अंडन कहा जाता है। उगोनिया से क्या बना, वृद्धि के कारण वही उसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, इसमें प्राथमिक अंडक बनता है। स्तनधारियों में oocyte की वृद्धि फॉलिकल पुट्टिकाओं में होती है, ये ध्यान रखना कहां पे होती है, यानी ये अंडा जो होगा वो कई सारी कोशिकाओं के समूह से घिरा हुआ रहेगा, ठीक है, ये कोशिकाओं के समूह से घिरा हुआ रहेगा। ये अंड कोशिका है जिसको बोलते हैं अपन प्राथमिक अंड कोशिका, ठीक है। ये दूसरी सेल है ग्रेनुलोसा सेल। अंडे देने वाले जीवों में यौक यकृत में संश्लेषित होता है और मात्रक रक्त द्वारा परिवर्तित oocyte में स्थानांतरित हो जाती है। ये दो प्रावस्था में होती है, एक तो होती है प्रीविटेलोजिनेसिस जिसको पीतक जनन पूर्व वृद्धि अवस्था कहते हैं। प्रीविटेलोजिनेसिस में केंद्रक तथा कोशिका द्रव का आयतन में वृद्धि होती है जिससे लैम्ब्रूस गुणसूत्र का निर्माण होता है और कोशिका द्रव्य की गुणात्मक तथा मात्रात्मक क्या होती है, वृद्धि होती है। दूसरा होता है विटेलोजिनेसिस जिसमें पीतक जनन प्रावस्था भी बोला जाता है। विटेलोजिनेसिस काल अंड कोशिका द्वारा द्रव्य ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन के संगठित हो जाती है, यानी यौग का संश्लेषण तथा निक्षेपण होता है। यौग का रासायनिक संगठन में आप देखोगे तो 48.7 जल होता है, 16.7 प्रोटीन होता है, 32.6 जो होता है फॉस्फोलिपिड होता है एवं उदासीन वसा तथा 1% जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में इसमें रहता है, ठीक है। तो ये दो जो प्रावस्था है वो वृद्धि प्रावस्था के प्री विटेलोजिनेसिस है और एक कौन सी है, विटेलोजिनेसिस है। फिर है परिपक्वन अवस्था, मैच्योरेशन फेज। मैच्योर जो प्राथमिक अंड कोशिका जो होती है प्राइमरी वो वृद्धि चरण में होती है, पूर्ण होने के बाद में परिपक्व अवस्था में आ जाती है, अर्थात इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके अंतर्गत क्रमशः दो विभाजन होते हैं, पहला प्रथम और दूसरा सेकंड। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में प्राथमिक अंड कोशिका में दो असमान में बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप देखोगे कि दो असमान कोशिका में बढ़ जाती है, ये इसको बोला जाता है प्रथमी ध्रुवीय कोशिका। क्या बोला जाता है, प्रथम ध्रुवीय कोशिका बोला जाता है। जो अत्यधिक विशाल पीतक युक्त होती है और दूसरी बिल्कुल अत्यधिक सूक्ष्म होती है। बड़ी वाली को अंड को द्वितीयक अंड कोशिका कहा जाता है, ठीक है, और दूसरी वाली को क्या बोला जाता है, प्रथम ध्रुविका बोला जाता है। इसके पश्चात दोनों कोशिकाओं में द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे असमान होता है और वापस क्या बनती है, बड़ी पीतक युक्त संतति में कोशिका oocyte तथा वास्तविक अंडाणु ओवम का निर्माण होता है तथा सूक्ष्म जो कोशिका होती है उससे पोलर सेकेंडरी बॉडी बनती है। सेकेंडरी बॉडी जो प्राथमिक बॉडी उसमें विभाजन से सेकेंडरी बनेगी। प्रजनन के केवल अंडाणु भाग लेता है, प्रजनन में पोलर बॉडी भाग नहीं लेती है। शेष पोलर काय प्रजनन में भाग नहीं लेती है, अंत में ये नष्ट हो जाती है। अधिकांश जंतुओं में अंडजनन की परिपक्वता अवस्था में केवल प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, होकर रह जाता है। किसमें रह जाता है, प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन रह जाता है, ठीक है। और निषेचन के पश्चात द्वितीयक अंडन कोशिकाओं में कोई विभाजन नहीं होता है और द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन अंड कोशिका में निषेचन के साथ साथ होता है। कहां पे होता है, निषेचन, एक तरफ निषेचन होगा और दूसरी तरफ वो अपनी साइकिल को पूरा करेगी, जैसे मैंने अभी आपको पहली स्लाइड में बताया, यानी वो मेटाफेज सेकंड के अंदर रुका हुआ रहता है। फिर है पुट्टिका। पुट्टिका फॉलिकल्स क्या होते हैं, प्रत्येक प्राथमिक oocyte कणिकाएं व ग्रेनुलोसा कोशिकाएं के चारों तरफ क्या होता है, घुरा हुआ रहता है, ठीक है, जो प्राथमिक पुट्टक कहलाता है। ये पुट्टिका जन्म से वयस्का अवस्था तो बड़ी संख्या में नष्ट होती जाती है, ठीक है, जिससे मादा में केवल अंडाशय में 60 से 80 हजार तक प्राथमिक पुट्टिका मौजूद होती है। ये प्राथमिक पुट्टिका ग्रेनुलोसा सेल की कई परतों से, जिसको थीका बोला जाता है, से घिरा हुआ रहता है, जिसको द्वितीयक पुट्टिका बोलते हैं। थीका बन जाता है तो द्वितीयक पुट्टिका हो गई। ये जल्दी तृतीय पुट्टिका, अब देखो पुट्टिका अलग अलग है, द्वितीय, तृतीय, ठीक है, और चतुर्थ आएगी लेकिन
ग्रेनु ग्राफियन फॉलिकल आएगा। लेकिन अंडाणु जो होगा वो टर्सरी के अंदर जो होता है वो सेकेंडरी के अंदर, और जो होगा सेकेंडरी एग सेकेंडरी oocyte बनेगा जो कहाँ पे रहेगा, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। ठीक है, मैं बदल रहा जिसमें एक द्रव्य गुहा, पुट्टी गुहा जिसको एंट्रम बोला जाता है, जब अपन ने पढ़ा था अंडाशय की होती की पड़ी तब। थीका के दो स्तर होता है, आंतरिक थीका और बाह्य थीका, ठीक है, की मौजूदगी होती है। तृतीय पुट्टिकाओं में प्राथमिक oocyte कौन सा होता है, देखो अभी भी आया कौन सा, तृतीय जो टर्सरी है उसमें भी कौन सा, अभी भी प्राथमिक है। में प्रथम और सूत्री विभाजन हेतु वृद्धि करता है, और सूत्री विभाजन के बाद में तृतीय फॉलिकल, फॉलिकल कौन सा है, तृतीय है, के परिपक्व से पुट्टिका यानी ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाती है, किसमें बदल जाती है, ग्राफियन। और अर्धसूत्री विभाजन का परिणाम स्वरूप द्वितीय जो oocyte बनता है वो किसमें बनता है, ग्राफियन फॉलिकल में, के चारों ओर नई झिल्ली बन जाती है जिनको बोला जाता है जोना पेल्यूसिडा। तो आप देखोगे तो ये जैसे है, तो ये एग हुआ, ठीक है, और इसके चारों तरफ जो है वो ये जो परत बनती है इसको बोला जाता है जोना पेल्यूसिडा, ये होती है जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। और यहाँ पे जो कोशिका होती है उनको बोला जाता है कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। और या जो होती है ट्रोफोब्लास्ट, सॉरी कोरोना रेडिएटा, ठीक है। और या जो होती है वो होती है कौन सी सेल होती है, ग्रेनुलोसा सेल, ग्रेनुलोसा सेल, ये होती है ग्रेनुलोसा सेल होती है, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल द्वारा द्वितीयक oocyte सेकेंडरी को अंडाशय से त्याग दिया जाता है, कौन सा त्यागा जाता है, सेकेंडरी oocyte को त्यागा जाता है। इस क्रिया को अंडोत्सर्ग कहता है, जो मानव में 28 दिन की बाद में वापस क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। स्तनधारियों का अंडा, ये देखो अंडा आप देख रहे होंगे, ये प्राथमिक जो पोलर बॉडी है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्मा है इसका, ये कोरोना रेडिएटा की सेल है अंडा निकलने के बाद में, और ये जो झिल्ली है उसको बोला जाता है जोना पेल्यूसिडा, ठीक है, जो जेली समान कोटेड होता है अंडाणु के ऊपर। ये अंडाणु का क्या है, न्यूक्लियस है, ये इसको क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये ह्यूमन जो है, स्तनधारियों के अंडे में अपितकी प्रकार का होता है, इनका व्यास 100 से 150 माइक्रोमीटर, ठीक है। और अंडाणु के निर्मुक्त अंडाणु पूर्व परिपक्व नहीं होता है, ये द्वितीयक oocyte होता है, क्या होता है, ये सेकेंडरी oocyte होता है। केंद्रक बड़े आकार का जंतु गोलार्ध की तरफ अवस्थित होता है। यौग की मात्रा अत्यधिक जो अत्यंत व नगण्य होती है। कोशिका झिल्ली के बाहर पारदर्शी अकोशिकीय किसका, जोना पेल्यूसिडा की परत होती है, ये वाली, ठीक है। और नामक आवरण होता है जोना पेल्यूसिडा के बाहर में आपको फॉलिकल कोशिका का आवरण जिसको कोरोना रेडिएटा बोलते हैं, ये कोरोना रेडिएटा से गिरा हुआ रहता है, ये ह्यूमन का एग होता है। ये कौन सा, सेकेंडरी oocyte है। अब ये साइकिल पूरा कब करेगा, ये किसमें अटका हुआ है, सेकेंडरी oocyte है, ये कौन सा है, ये बोलेंगे इसको सेकेंडरी oocyte बोलेंगे, ठीक है। और ये अपनी साइकिल को पूरा कब करेगा, निषेचन के समय, निषेचन के समय करेगा। अब है निषेचन, देखो निषेचन जो होता है वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। दोनों अगुणित नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन जो होता है वो निषेचन कहलाता है, ठीक है। तो नर युग्मक शुक्राणु अंडाणु युग्मकों का क्या होता है, संलयन। निषेचन के परिणाम स्वरूप द्विगुणित क्या बनता है, युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। तो प्रथम जो सेल बनती है वो द्विगुणित सेल कौन सी होती है, वो होती है युग्मनज, कौन सा होती है, युग्मनज, जिसको बोला जाता है जाइगोट। पहला तो होता है इसका पहला सर्वप्रथम केंद्र जिसको कैरियोगेमी बोला जाता है। कैरियोगेमी का मतलब होता है केंद्र पहले सबसे पहले क्या होंगे, संलयन होंगे। दोनों युग्मकों के प्राक केंद्र की का संलयन होता है। कोशिका द्रव्य संलयन फिर होता है, दोनों के युग्मकों के कोशिका द्रव्य का संलयन होता है। निषेचन प्रक्रिया में शुक्राणु अंडाणु की भ्रूणीय विकास के लिए सक्रिय करता है। निषेचन की क्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो बाह्य निषेचन होता है, एक होता है आंतरिक निषेचन, ठीक है। अगर बाह्य निषेचन नर युग्मक तथा शरीर के बाहर संलयित होता है, बाहर बॉडी के बाहर, तो ये निषेचन जलीय माध्यम में संपन्न होता है, अधिकांशतः मछलियों के अंदर, उभयचर के अंदर, इकाइनोडर्मेटा के अंदर। और अंत निषेचन कौन सा होता है, जो युग्मक मादा की बॉडी के अंदर संलयन होता है, तो उसको बोलते हैं अपन अंड नलिकाओं के अंदर होता है, जिसको बोला जाता है अंत निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यूथीरियन है, मेटाथीरियन है, पक्षी है, सरीसृप है, इनके अंदर कौन सा होता है, आंतरिक निषेचन पाया जाता है, ठीक है। तो ये निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन।
फिर है कृत्रिम वीर्यसेचन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब आर्टिफिशियली अपन क्या कर सकते हैं, स्पर्म को डोनेट करवा सकते हैं, ठीक है। अंत निषेचन हेतु नर द्वारा व मादा के शरीर में शुक्राणु को मुक्त करवाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, वीर्यसेचन कहा जाता है, इंसेमिनेशन। और कृत्रिम रूप से करवाते हैं तो कृत्रिम इंसेमिनेशन कहलाएगा। कृत्रिम रूप से शुक्राणु प्राप्त कर शुक्राणु बैंक में परिरक्षित करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, संचित कर लिए जाते हैं तथा आवश्यकता अनुसार मादा के गर्भाशय में मुक्त रूप से निषेचन करवाया जाता है। इस क्रिया को कृत्रिम वीर्यसेचन कहा जाता है। यह क्रिया पशुओं के नस्ल सुधार में की जाती है। आजकल इसका उपयोग मनुष्य में किया जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आईवीएफ बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। लैब के अंदर क्या किया जाता है, फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। निषेचन की प्रक्रिया, शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। तो देखो, नर जब मैथुन क्रिया में अपने शुक्राणु का वेजाइना के अंदर डोनेट करता है, वहां से शुक्राणु मूव करते करते कहां पे जाते हैं, ये इनकी घटना जो होती है एक पहाड़ की तरह होती है। इन पहाड़ों के अंदर अपन जैसे घूमने जाते हैं, उसी तरह से लगता है शुक्राणु जो होते हैं वो पहाड़ों के बीच में जो होते हैं वो घूमते 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 जो जाएंगे। अब यहाँ पे दो जो है वो आ जाते हैं, रास्ते आ जाते हैं, एक लेफ्ट की तरफ आता है, एक राइट की तरफ आता है। तो अब कौन से ओवरी के अंदर जो है वो अंडाणु का जो है उत्सर्जन हुआ है, जो उस तरफ ज्यादा जाएंगे तो निषेचन की प्रक्रिया वापस संपन्न हो जाएगी, ठीक है। तो और जो बाकी वे जो दूसरी जगह गए वो वहां पे नष्ट हो जाएंगे। नर मैथुन के दौरान मादा की योनि में गर्भाशय के मुख के आसपास वीर्य 3 जो एमएन स्खलन होता है, वीर्यसेचन कहते हैं। इस स्खलन में लगभग 40 मिलियन शुक्राणु पाए जाते हैं, परंतु इसमें से 100 शुक्राणु ही फैलोपियन नलिका तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि बहुत से शुक्राणु मादा की जनन नाल में अम्लीयता के कारण क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। कई शुक्राणु योनि की एपिथेलियम के बक्सी कोशिकाओं द्वारा क्या किया जाता है, निगल लिया जाता है। शुक्राणु शुक्रद्रव में 1 से 5 mm प्रति मिनट की दर से क्या करते हैं, तैरते हैं। शुक्राणु की गति शुक्राणु से संकुचन क्रिया व फैलोपियन ट्यूब की कर्माकुंचन की गति के द्वारा होती है, ठीक है। तो ये शुक्राणु जो होते हैं वो कहां पहुंचते हैं, फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंचते हैं। शुक्राणु के मादा के गर्भाशय में प्रवेश के कुछ समय बाद निषेचन करने में सक्षम होते हैं तथा अपनी प्रजाति के अंडन को निषेचन करने की क्षमता शुक्र की योग्यतार्जन कहा जाता है। इसको कैपिसिएशन कहा जाता है। कैपिसिएशन का मतलब होता है कि अब वो कर सकता है, वो बिल्कुल तरह से क्या है, मैच्योर है, अपनी जाति के अंडाणु को क्या कर सकता है, वो इसको बोला जाता है कैपिसिएशन बोला जाता है। इस प्रक्रिया में शुक्राणु के कार्य की परिपक्वन होता है, जिसमें शुक्राणु लयनकारी एंजाइम, लयनकारी वही कहां पे मिलते हैं, एक्रोसोम में, फलस्वरूप अंडाणु आवृत को भेद कर अंड में प्रवेश कर जाता है। इस प्रक्रिया में लगभग 5 से 6 घंटे लगते हैं, तत्पश्चात शुक्राणु अंडाणु का निषेचन करता है, ठीक है। अब शुक्राणु का प्रवेश, अंडाणु एक रासायनिक पदार्थ का स्त्रावित करता है जिसे फर्टिलाइजिंग कहते हैं, जिस तरह से जिसकी सतह पे शुक्राणु स्नेह स्थल बनते हैं, ठीक है। अब शुक्राणु स्नेह मतलब शुक्राणु को अपनी ओर आकर्षित करेगा, वहां से विशेष शुक्राणु अपने एंटी फर्टिलाइजिंग जो मैंने बताया था एक्रोसोम में मिलते हैं के स्थल द्वारा जुड़ जाते हैं। अब इसी फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग कहां पे है, इस पे, और एंटी फर्टिलाइजिंग शुक्राणु पे। अंतक्रिया द्वारा अंडे और शुक्राणु एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। तो एक में बहुत सारे अंडाणु जो होंगे वो क्या होंगे, स्पर्म जो होंगे वो चिपक जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह से शुक्राणु द्वारा भेदन एक रासायनिक क्रिया विधि जिससे शुक्राणु का अग्रपिंडक क्रिया का भाग लेते हैं। कुछ शुक्र लयन स्पर्म लाइसिन मुक्त करता है, जो अंड के आवरण को गोल के शुक्राणु के प्रवेश के लिए मार्ग बनाता है, ठीक है। शुक्राणु लयन अम्लीय प्रोटीन होता है, जिसमें एक लयनकारी एंजाइम जो भी बताया था, कौन सा था, हाइयर यूरोडिनेज, ठीक है, और कौन सा था, कैथेप्सिन, ठीक है। अंतर कोशिकीय अवकाशों में हाइलोयूरेडिनेज अम्लीय बहुलक को घोल देता है। ये अम्ल कोरोना रेडिएटा की ग्रेनुलोसा कोशिकाओं के साथ साथ रखता है तथा कोरोना रेडिएटा को भेदन एंजाइम कोरोना रेडिएटा को घोलते हैं तथा एक्रोसिन ना जो जोना पेलुसिडा को घोल देते हैं। तो एक्रोसिन तो किसको घोल देता है, जोना पेलुसिडा को, ठीक है। और जो दूसरा जो एंजाइम है वो किसको घोल देता है, कोरोना रेडिएटा को। अब वल्कुटी अभिक्रिया, शुक्राणु के अंडे में प्रवेश के तुरंत बाद अंड में अन्य शुक्राणु के प्रवेश को रोकने के वल्कुटी अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है, अच्छा, एक शुक्राणु का केंद्रक जब अंदर चला जाता है
तो बाकी जो जितने भी होते हैं वो अंदर नहीं जा पाते हैं, वो उनकी जो होती है वो ब्लॉक एंट्री को ब्लॉक कर दिया जाता है। इसको बोला जाता है वल्कुटीय अभिक्रिया। इस प्रक्रिया में अंडे की प्लाज्मा झिल्ली के नीचे स्थित वल्कुलीय कणों द्वारा प्लाज्मा झिल्ली व विलेटाइन झिल्ली के बीच में रासायनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं अंडाणु को, जो शुक्राणु के प्रवेश को रोक देते हैं अन्य को। शुक्राणु व अंडाणु के प्रवेश के बाद में पहला है अंडे की सतह पे निषेचन शंकु का निर्माण हो जाता है, ठीक है। विटिलाइजेशन झिल्ली के बढ़कर निषेचन कला में परिवर्तित हो जाती है, जो अंदर दूसरे को क्या करती है, ब्लॉकिंग करती है। कोशिका द्रव्य में गति पाई जाती है, प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता बढ़ जाती है, प्रोटीन संश्लेषण की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और समसूत्री विभाजन का क्या हो जाता है, आरंभ हो जाता है। अब प्राक केंद्रक संलयन, अब दोनों के केंद्र क्या होंगे, आपस में संलयन होते हैं। शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश एक उद्दीपन की तरह कार्य करता है। इसके परिणाम स्वरूप द्वितीयक जो परिपक्व विभाजन होता है, ठीक है, अंडे में प्रवेश के बाद शुक्राणु का सिर व मध्य में 180 डिग्री के कोण पे घूम जाता है, जिसके कारण मध्य भाग से संबंधित माइटोकॉन्ड्रिया व समीपस्थ तारक केंद्र सिर के आगे पहुंच जाते हैं। शुक्राणु के द्वारा लाया गया तारक केंद्र दो भागों में विभाजित हो जाता है, जो सक्रिय कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रीय तर्कोतंतु का क्या करता है, निर्माण करता है। अब द्वितीय ध्रुवीका पोलर बॉडी का निर्माण के साथ साथ अंड कोशिका जो थी वो मादा प्राक केंद्र शुक्राणु के सिर के नर के प्राक केंद्र के साथ में क्या हो जाती है, संयोजित हो जाती है। तो लेकिन अपने उससे पहले क्या करेगी, सेकेंडरी बॉडी बनाएगी, यानी जो मेटाफेज सेकेंड में जो अटकी हुई थी वो कहाँ पे पूरी हो जाएगी। नर जो प्राक केंद्र होता है, ठीक है, वह शुक्राणु के निषेचन पथ के अनुसरण करने के बाद में मादा के प्राक केंद्र की ओर सीधे गति करता है, और कई परिस्थितियों में शुक्राणु इस मार्ग में बहुत ही कम परिवर्तन होता है। इस प्रकार की परिस्थिति में शुक्राणु के मार्ग का भाग मैथुन पथ कहलाता है या कॉर्पुलेशन पथ कहलाता है। अब है भ्रूणीय परिवर्तन। अब जैसे निषेचन हो गया, अब क्या बना, जाइगोट बना, और जाइगोट आगे चल के क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है। और ये किस तरह से होता है, देखो, युग्मनज जाइगोट में कोशिका विभाजन तथा कोशिकीय विभेदन से भ्रूणीय विकास में मादा भ्रूणोद्भवन कहते हैं, जिसको एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। ये देखो, सबसे पहले क्या होगा, जाइगोट के अंदर विदलन होता है, क्या होता है, जिसको तूतक भवन, जिसको मोरुला कहते हैं, मोरुला मोरुलेशन कहते हैं। मनुष्य में निषेचन की क्रिया में अंडवाहिनी में संपन्न होती है, पहली बात कहां पे होती है, अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब में होती है। शुक्राणु व अंडाणु के संयुग्मन से द्वितीय द्विगुणित क्या बनता है, जाइगोट का निर्माण होता है। फिर वही युग्मनज में होने वाले आरंभिक समसूत्री विभाजन को विदलन कहा जाता है। जो पहला समसूत्री विभाजन होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, विदलन कहा जाता है। विदलन की शुरुआत में तभी होती है जब युग्मनज अंडवाहिनी की तरफ से, कहा जाता है गर्भाशय की तरफ बढ़ता है, यानी अंडवाहिनी से वो किस तरफ जाएगा, गर्भाशय की तरफ जाता है, यानी जाना स्टार्ट करता है, तब वो विदलन स्टार्ट होता है। सर्वप्रथम युग्मनज समसूत्री विभाजन के द्वारा दो समान कोशिकाओं में विभाजित होता है, जिसको द्वितीय कोशिका अवस्था कहते हैं, टू सेल स्टेज कहा जाता है। तत्पश्चात समसूत्री विभाजन से विभाजनों का क्रम बढ़ता रहता है और कोशिकाओं की संख्या भी क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है, परंतु युग्मनज का आकार अपरिवर्तित रहता है, उतना का उतना। विदलन के फलस्वरूप जब कोशिकाओं की संख्या 16 हो जाती है, तब उस अवस्था को तूतक अवस्था या मोरुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, मोरुला। जब कितनी संख्या हो जाती है, 16 हो जाती है। तूतक निर्माण की क्रिया या मोरुला निर्माण की क्रिया पूर्ण होने के बाद में जोना पेल्यूसिडा नामक आवरण जो होता है, जो बना रहता है, तूतक निर्माण की क्रिया में तूतक भवन या मोरुलेशन कहते हैं। ये क्रिया 3 दिनों में पूर्ण हो जाती है। इसको कितने दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं। तूतक का बाह्य आवरण जोना पेल्यूसिडा भ्रूण के गर्भाशय के अंतित रोपण को बचाता है, दूसरी जगह कोई रोपण नहीं करे, ये जोना पेल्यूसिडा उसको प्रिवेंट करता है। दूसरा है कोरक भवन, जिसको बोलते हैं ब्लास्टोलेशंस। तूतक में कोरक पुट्टिका ब्लास्टोसाइट का निर्माण होता है, जिसको कोरक भवन कहा जाता है। गर्भाशय में तूतक के पहुंचने के बाद इसकी घनाकार जो क्यूबोइडल कोशिकाएं जो होती है वो कैसी हो जाती है, छपटी कोशिकाओं की परत बना लेता है, जिसको पोषक जो ट्रोपोब्लास्ट क्या बोला जाता है, ट्रोपोब्लास्ट। कोशिकाओं के चारों ओर जो होती है वो लेयर बन जाती है, जिसको बोला जाता है ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, तो ये ट्रोपोब्लास्ट पहले से बन जाता है। ठीक है, तो आप देखोगे तो जैसे ये अंडाणु बहुत सारे, ठीक है, और इसके चारों तरफ जो होती है वो बन जाती है क्या, ये इस तरह से लेयर जो होती है वो बन जाती है क्या,
ट्रोपोब्लास्ट। तो ये होती है अंडाणु के जो है एम्ब्रियो के ऊपर ट्रोपोब्लास्ट बन जाती है। इन्हीं कोशिकाओं से भ्रूण गर्भाशय एपिथेलियम से चिपकता है ट्रोपोब्लास्ट से, ठीक है। उससे पहले कौन थी जोना पेल्यूसिडा थी, ठीक है। अब क्या बन गई ये ट्रोपोब्लास्ट। गर्भाशय तरल में तूतक के स्त्राव होने पे पोस्ट कोरक जो ट्रोपोब्लास्ट है आंतरिक कोशिकाओं का समूह जिसको बोला जाता है इनर सेल मास, इसको बोला जाएगा क्या इनर सेल मास, इनर सेल मास ICM, इनर सेल मास। और यही कोशिका जो होती है आगे चल के क्या बनाती है, यही बनाती है लेयर बनाती है जिसको एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म कहा जाता है। और इससे ही बनती है पूरे शरीर का निर्माण होता है। अलग अलग इसमें एक गुहा का निर्माण होता है जिसे कोरक गुहा बोला जाता है, ब्लास्टोसील कहा जाता है। इसमें तरल भरा रहता है, जिससे जैसे तरल की मात्रा बढ़ती है गुहा का आकार भी बढ़ता है और आंतरिक कोशिकाओं के समूह भ्रूण के एक सिरे को स्थित हो जाता है। मतलब भ्रूण का चला जाएगा एक जगह चला जाएगा, जिस तरह से अपने उस पुट्टिका में चला गया था उसी तरह से इसमें भी चला जाएगा। पोषक कोशिका में अंतिम छपटी हो जाती है, अंत में अवस्था में कोरक पुट्टिका ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। इन कोशिकाओं को क्या बोला जाता है ब्लास्टोसाइट, या सॉरी इस अवस्था को ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। और इसमें जो बनने वाली कोशिका जो है उनको कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर कहा जाता है। कोशिकाओं को क्या बोला जाता है, कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर कहा जाता है। फिर रोपण इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन का मतलब होता है गर्भ जो एम्ब्रियो जो है वो वहां पे इम्प्लांट हो गया। पोस्ट कोरक कोशिकाओं की सहायता से, ठीक है, यानी ट्रोपोब्लास्ट की सहायता से कोरक पुट्टिका गर्भाशय की एंडोमेट्रियम, मैंने कहा था एंडोमेट्रियम जब अपन स्ट्रक्चर बनाता है इंपॉर्टेंट है, वहां से चिपक जाता है। कोरक पुट्टिका गर्भाशय की भित्ति से चिपकने की क्रिया को रोपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है रोपण। मानव में यह रोपण प्रकार में अंतराली होता है क्योंकि धीरे धीरे कोशिका पुट्टिका के चारों तरफ एक और की ओर से गर्भाशय एंडोमेट्रियम घेर लेता है, यानी जैसे जैसे अंदर जाएगा उसको चारों तरफ से एंडोमेट्रियम की जो वॉल होगी वो उसको क्या करती है घेर लेती है। इसके परिणाम स्वरूप कोरक पुट्टिका गर्भाशय के अंत स्तर में अंत स्थापित हो जाता है, पूरी तरह से अंदर धस जाता है। इसको आरोपण कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको आरोपण कहा जाएगा। अब है गेस्टुला भवन। गेस्टुला भवन आरोपण के बाद में आंतरिक कोशिकाओं का समूह इनर सेल मास ICM, ठीक है, एक्टोडर्म एंडोडर्म और में विभेदित हो जाता है। पहले तो बनती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म, अतः एक्टोडर्म व एंडोडर्म के मध्य में बन जाता है मध्य स्तर कौन सा मेसोडर्म, ठीक है। ये कोरक पुट्टिका में 3 जनन स्तरों का निर्माण गेस्टुला भवन कहलाता है। जब 3 स्तरों का निर्माण होता था तब इसको क्या बोला जाता है गेस्टुला भवन कहा जाएगा, ठीक है। इस प्रक्रिया में कोशिका के भावी स्थानों में अमीबीय गति कर पहुंचती है, ठीक है। अब ये एक्टोडर्म जैसे एपिडर्मिस, स्किन वगैरह डेरिवेटिव इंक्लूडिंग द स्वेट ग्लैंड, हेयर फॉलिकल्स, ये सारे निर्माण एक्टोडर्म से होते हैं। एपिथेलियम लिनिंग द माउथ, एनस की अंदर वाली आंतरिक दीवारें, ठीक है, कोरोना एंड लेंस आईज जो होती है वो आंखों किससे बनती है एक्टोडर्म से। नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से बनता है। सेंसरी रिसेप्टर एपिडर्मिस जो बनती है वो एडिनल का मेडुला, तुत इनेमल, एपिथेलियम के पिनियल, ये सब कहां से बनती है एक्टोडर्म से बनती है। मेसोडर्म से नोटोकॉर्ड, स्केलेटन मसल, मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर लेयर, ठीक है, पेशीय, स्टोमक, इंटेस्टाइन मेसोडर्म से। एक्सक्रीटरी सिस्टम मेसोडर्म से। सर्कुलेटरी लिम्फेटिक सिस्टम किससे बनता है मेसोडर्म, हार्ट वगैरह सब। रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सेप्शन द जर्म सेल, जर्म को छोड़ के बाकी किससे बनता है मेसोडर्म से। डर्मिस स्किन वो किससे बनती है मेसोडर्म से। लीनिंग ऑफ द बॉडी कैविटी एडिनल कॉर्टेक्स मेडुला बनता है एक्टोडर्म से, ये बनता है मेसोडर्म से। नोटोकॉर्ड, स्केलेटन, मस्कुलर सिस्टम एंडोडर्म, ठीक है, मस्कुलर लेयर स्टोमक द इंटेस्टाइन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव डर्मिस, ये भी इनसे दोनों से बनते हैं। तो ये इनके क्या है जो है जो इनसे बनने वाले भाग है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से। अब है समरी। मानव में भ्रूणीय जो है प्रथम सप्ताह पहला 7 दिन में क्या होगा, प्रथम सप्ताह में 24 से 30 घंटों के में निषेचन, ठीक है, के बाद 48 घंटों में 2 कोशिका अवस्था हो जाती है। 24 से 30 घंटों में 48 घंटे में देखेंगे तो कितनी 2 कोशिका हो जाती है। तीसरे दिन मोरुला का निर्माण हो जाता है। तीसरे दिन क्या हो जाएगा, चौथे दिन कोरक पुट्टिका बन जाती है, गर्भाशय की गुहा में प्रविष्ट हो जाती है, ठीक है, मतलब चौथे दिन चला जाए। 7वें से 8वें दिन में क्या हो जाता है रोपण हो जाता है, मतलब एक सप्ताह में क्या हो गया रोपण हो गया। फिर द्वितीय सप्ताह वापस 7वें दिन कोरक पुट्टिका गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में पूर्ण प्रवेश कर जाती है। भ्रूणीय बिंब
तथा बाह्य भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण पूरा हो जाता है। 14वें दिन आदि रेखा जिसको प्रिमिटिव स्किड का निर्माण होता है। फिर है तीसरा, तृतीय से छठे सप्ताह तक, तीसरे सप्ताह में एंडोडर्म मीजोडर्म नामक जननी के स्तर का निर्माण हो जाता है, गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट। 20वें दिन पर तंत्रिका भवन, सबसे पहले कौन सा था, न्यूरॉन। फिर 28वें दिन में हृदय की धड़कन शुरू हो जाती है, इंपोर्टेंट 28वें दिन, ठीक है, जिसमें कितनी बीट आती है, 113, ठीक है, बीट पर मिनट। घर्षणी चाप का निर्माण, भ्रूण के चारों ओर एमनियोटिक द्रव भरा रहता है, ये मेन इंपोर्टेंट है। थैली होती है, भ्रूण के चारों तरफ एमनियोटिक द्रव होता है, इसी द्रव से सेल लेते हैं अपने जो है जनन जो होगा सेक्स डिटरमिनेशन किया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड। मस्तिष्क का तीव्र विकास होता है, फुफ्फुस व गुर्दे दिखाई देने लगते हैं, ये तीसरे से छठे सप्ताह तक। फिर छठे से आठवें बाहरी कान उभरने लगते हैं, यकृत में आरबीसी का निर्माण शुरू हो जाता है, डायफ्राम के छठे सप्ताह का निर्माण हो जाता है, स्तन गांध्रों का निर्माण हो जाता है। 7वें सप्ताह में कोहनिया एवं उंगलियां दिखाई देने आरंभ हो जाती है, ठीक है। 7वें सप्ताह में अस्थि निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 8वें सप्ताह में अंत तक एक छोटा सा मनुष्य की भांति भ्रूण का आकार हो जाता है। अब इसको क्या बोला जाता है, फीटस बोला जाता है। फीटस कब बोला जाता है, जब अंग डिटरमाइन होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, तब इसको क्या बोला जाएगा, फीटस बोला जाएगा। हृदय पूर्ण विकसित हो जाता है, ठीक है, और अब ये कितनी बार धड़कता है, 167 बार प्रति मिनट के दर पे धड़कता है, ठीक है। फिर 8वें सप्ताह में 80% भ्रूणों का दाहिनी हाथ गतिशील क्रियाशील होता है, अन्यथा दाएं व बाएं हाथ का व्यवहार में प्रथम साक्ष्य होते हैं। 8वें सप्ताह के भ्रूण को करवट लेता है तथा थोड़ा सक्रिय भी होने लगता है। आंखों की पलकें विकसित होने लगती है। 8वें सप्ताह में भ्रूणीय अवधि की समाप्त हो जाती है तथा इस समय तक प्रौढ़ व्यक्ति में पाई जाने वाली संरचना 90% से अधिक क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। जो अपने अंदर पाई जाती है वो 90% 8वें सप्ताह तक क्या हो जाती है, पूर्णतः विकसित हो जाती है। अब 9 से 12वें सप्ताह, ठीक है, 9 से 12वें में अंगूठा सूचना आरंभ कर लेता है, हाथ पैरों में गतिशील संभव है, पलकें बंद हो जाती है, कंठों में वाक रज्जु विकसित होने लगते हैं, ठीक है। इस दौरान बाह्य लिंग विकसित होते हैं, ठीक है, तो 9वें और 12वें सप्ताह में, जिसमें लड़का या लड़की की पहचान संभव है। 9वें तथा 10वें सप्ताह में 75% तक भार बढ़ता है। 11वें सप्ताह में गर्भ अवस्था शिशु में जमवाई, ठीक है, लेने लगता है और अधिकांश शिशु दाहिनी अंगूठा सूचने लगता है। 10वें व 11वें सप्ताह में उंगलियां के निशान व नाखून पूर्णतः विकसित होते हैं। 11वें सप्ताह में अंत में होठ व नाक क्या हो जाते हैं, विकसित होते हैं। तीसरे या चौथे महीने तक मुंह का स्वाद नलिकाएं विकसित हो जाती है। नवजात शिशु ग्रहण की गई ग्लूकोज की आंत्र द्वारा पचताता है। मिकोनियम शिशु के द्वारा निकासित मल होता है, ठीक है, जो मिकोनियम क्या है, शिशु के द्वारा जो निकासित जो मल है वो बाहर निकलता है, ठीक है। बालिका गर्भ शिशु नर व शिशु की तुलना में अधिक चलती है तथा दांतों का विकास होने लगता है। मां को स्पष्ट रूप से शिशु की हलचल का पता चलना शुरू हो जाता है, जिसको क्लिकिंग बोलता है, क्या बोलते हैं, क्लिकिंग बोला जाता है। 4 से 6 महीने तक श्वसन नलिकाओं में पूर्णतः विकास, गर्भ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, सॉरी। गर्भ शिशु में एक सफेद द्रव से ढका हुआ रहता है जिसको वर्निक्स कहा जाता है। शिशु के स्वनांग, ठीक है, सुनने वाले आंतरिक कण पूर्णतः क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। शिशु की उच्च ध्वनि तीव्रता के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाता है। 6ठे महीने के सिर में बाल उगने लग जाते हैं। त्वचा पे विभिन्न ग्रंथियों का विकास आरंभ हो जाता है। फेफड़ों से सांस लेने की क्षमता का विकास हो जाता है, ठीक है। 6 महीने से जन्म तक, 6 महीने से में शिशु की पलकें झपकना, समय पर मस्तिष्क की तेजी से वृद्धि करना, इसका भार बढ़ना, ये सारा हो जाता है। 7वें माह में आंसू ग्रंथि का विकास हो जाती है। सूंघने की क्षमता का विकास हो जाता है। गर्भ शिशु के चेहरे पे अभिव्यक्ति बदलता है। त्वचा के नीचे भूरी वसा का निर्माण हो जाता है जो जन्म के बाद ताप नियंत्रण में सहायता करता है। 8वें में फुफ्फुसीय या कुपिका का विकास होने लगता है। गर्भ शिशु के आवल, आवल मतलब वही जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है,
का एंड्रोजन से माता का प्रसव दर होने लगता है, जिसे बच्चे का जन्म हो जाता है। ठीक है, कोई ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलेगा जिससे पेन क्रिएट होगा, जिससे बच्चे का जन्म हो जाएगा। अब है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल ये कब होती है? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, इनको अपन चार जो है वो भागों में बांटते हैं। पहला है जिसको बोला जाता है मासिक द्रम। क्या बोला जाता है? मासिक द्रम कहा जाता है, जिसको बोला जाता है अपने जो है मेंस्ट्रुएशन फेज। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन फेज ये वाली, ठीक है, ये वाली मेंस्ट्रुएशन फेज है जो चलती है 1 से 5 दिन तक, 1 से 5 दिन तक चलती है। अच्छा, इसमें क्या होता है? ये अपन डे अगर काउंट करें 0 से लगाकर 1 से 5 दिन तक ये रहता है, यानी इसमें जो है ब्लीडिंग होती जाएगी। ठीक है, तो आप देखोगे यूट्रस में क्या बदलाव होगा कि यूट्रस की वॉल जो होती है वो टूटती रहती है। क्या होती है? टूटती रहती है इस फेज में। ठीक है, फिर ओवेरियन हार्मोन देखो तो यहाँ पे देखोगे तो ओवेरियन हार्मोन भी लेवल कैसा रहता है? डाउन रहता है। ओवेरियन हार्मोन कौन से? एस्ट्रोडियल से और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं। ठीक है, फिर आप देखोगे इसमें पिट्यूटरी के हार्मोन जो है जो कौन से होते हैं? एलएस और एफएसएच। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे जो एफएसएच जो है वो उसका लेवल थोड़ा सा अप रहता है, क्योंकि जो दूसरे फॉलिकल जो होते हैं वो बनना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो वहां पे वो क्रम चलता रहता है। फिर आप देखोगे बेबी टेम्परेचर जो होता है वो 30 से 36 डिग्री 7 जो होता है वो होता है। ओवेरियन साइकिल आप देखोगे तो फॉलिकल जो होते हैं वो धीरे 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 यहाँ पे बिल्कुल डाउन थे। ये तो एक तरफ तो हो रहा है क्या, जो गर्भाशय की दीवार टूट के जा रही है, और दूसरी तरफ जो होते हैं ओवरी के अंदर क्या होते हैं? नए फॉलिकल बनते हैं या परिपक्व होते जाते हैं। ठीक है, दूसरी जो फेज जो होती है जिसको बोला जाता है अपने जो फॉलिकल फेज है, कौन सी फेज होती है? फॉलिकुलर फेज होती है। तो ये सेकंड वाली फेज है। पहली है मेंस्ट्रुअल फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज जो कितनी होती है? 1 से 5 दिन तक होती है। ठीक है, फिर होती है कौन सी? ये फॉलिकल, ये होती है 1 से 13 तक। इसके अंदर क्या होता है? फॉलिकल का डेवलपमेंट हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है? फॉलिकल पूर्णतः परिपक्व हो जाता है, यानी प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्राफियल फॉलिकल तक बनने की प्रक्रिया जो होती है वो ये होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है उस समय आपको एरिस्टोल जो हार्मोन है वो क्या हो जाता है? उसमें वृद्धि होती है। दूसरा आप देखोगे तो जो फॉलिकल जो स्टिमुलेटिंग एफएसएच जो हार्मोन है उसमें भी क्या होती है? वृद्धि हो रही है। ठीक है, और जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है वो थोड़ा सा कम है, एफएसएच ज्यादा है, एफएसएच ज्यादा है। ठीक है, ल्यूटिलाइजिंग कम है। ठीक है, और ये आप देखोगे तो फॉलिकल जो है वो क्या हो रहे हैं? डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो फॉलिकल और धीरे धीरे जो है वो यहाँ पे आप देखोगे तो 1 to 13 धीरे धीरे यूट्राइन की वॉल जो हो रही है वो भी अभी धीरे धीरे क्या हो रही है? ज्यादा थोड़ी सी बनने लगती है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ती क्योंकि वो बनेगी यहाँ पे। ठीक है, अब जय एक होती है लास्ट, तीसरी जो फेज होती है वो होती है ओवुलेशन फेज। कौन सी होती है? ओवुलेशन। ओवुलेशन फेज जो होती है वो थर्ड फेज है, और वो होती है 14वें दिन। कौन से दिन होती है? 14 डेज। ठीक है, 14वें दिन में क्या होगा? आप देखोगे तो जैसे एरिस्टोल का लेवल जो है एकदम डाउन चला जाता है। ठीक है, और आप प्रोजेस्टेरोन का लेवल, और यहाँ पे आप देखोगे एफएसएस का लेवल पीक पे आ जाता है, और भी आप देखोगे जो एलएस डाउन चल रहा था वो एलएस क्या होगा? अप पे आ जाता है। और एलएस के अप में जाने से क्या होगा? जो फॉलिकल है, जो फॉलिकल में से जो एग है वो क्या होगा? रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवुलेशन हो गया। कौन सा हो गया? ओवुलेशन हो गया। जो ओवुलेशन अंडो उत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है 14 डेज में होता है। उसके बाद में होती है ल्यूटिलाइजिंग फेज। कौन सी होती है? ल्यूटिलाइजिंग फेज होती है। ये ल्यूटिलाइजिंग फेज है, ल्यूटिकल फेज है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ये फॉलिकल बना, अब ये बनता है कि इसमें कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम, तो कॉर्पस ल्यूटियम से क्या होगा कि धीरे धीरे जो आप देखोगे तो प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का लेवल अप हो जाता है, और प्रोजेस्टेरोन क्या मेंटेन करता है? यूट्राइन की वेल को क्या करता है? डेवलप करता है। क्या? तो आप देखोगे यूट्राइन की वॉल कैसी हो जाती है? थिक हो जाती है। कैसी हो जाती है? थिक हो जाती है। अब सपोज मान लेते हैं कि अपने जैसे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ओवुलेशन भी हो गया। ओवुलेशन के बाद में अपन देखेंगे कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यानी जो है स्पर्म अंदर नहीं आए, तो क्या होगा? ये धीरे धीरे 10 से 12 दिन बाद जो है कॉर्पस ल्यूटियम काम करना बंद कर देगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो। ठीक है, निषेचन नहीं होने पर, निषेचन नहीं होने पर, ठीक है, निषेचन नहीं होने पर ये काम करना बंद कर देगा। जैसे ही काम करना बंद कर देगा प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा? वापस डाउन चला जाएगा, और जैसे ही डाउन चला जाएगा वापस ये टूटना स्थान आरंभ हो जाएगा, और वापस आरंभ हो जाएगा तो वापस किस में चली जाएगी? ये मेंस्ट्रुअल फेज में चली जाएगी। ठीक है, वापस टूटना आरंभ हो गया। इस तरफ आरंभ हुआ, ये जो अंडा ये कहाँ पे? गर्भाशय में हो रहा है, और ये कहाँ पे होता है? ये ओवरी के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो अपने को मेंटेन करते हैं कि भाई हर महीने जो होती है वो सब फर्स्ट जो होती है उसको बोलते हैं मेनार्स।
ठीक है। फर्स्ट जो रज चक्र जो होता है उसको बोला जाता है मेनार्स, ठीक है। और अंतिम जो होता है जिसकी मानते हैं अपन 55 एज मानते हैं, ठीक है, एज में, और ये से होती है 12 से 13 साल में, वर्ष में स्टार्ट, ठीक है। और बंद होता है उसको बोलते हैं मोनोपोज, मोनोपोज बोला जाता है, ठीक है। रजो निर्वती, रजो आरंभ है, रजो निर्वती, ठीक है। तो ये जो 55 एज के बाद में इसको जो होता है कहते हैं कि माँ नहीं बन सकते, तो ये होता है। अच्छा, आप ये वाली जो साइकिल जो है इसमें देखो 14 के बाद में आप देखोगे तो जो 14 के बाद में जो डे है, ठीक है, 14 से 17 या 17 से 18 मान लेते हैं, इस समय अगर कोइटस होता है, यानी 14 है, 14 जैसे आए डेट, ठीक है, और 14 से अगर 2 दिन पहले मान ले और 2 दिन बाद मान लो, ठीक है, तो आप देखोगे कि 14 से 15, 16, 17, ठीक है, 18 इनके बीच में, और 13, ठीक है, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इनके बीच में अगर क्वाइटस होता है, यानी मैथुन की क्रिया होती है, तो गर्भ धारण के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन आप इस एज में मानते हो, एक 5 से लगाकर आप 10 तक मानोगे तो इसके अंदर बहुत ही कम चांसेस हो गए किसके, फर्टिलाइजेशन के, यानी ना के बराबर है, ठीक है। तो ये जो है वो एक फैमिली प्लानिंग के लिए भी जो है वो अच्छा एक कहते हैं कि बिना किसी जो बाहरी सोर्स को यूज करते हुए केवल ये जो है पीरियड को अपन क्या कर सकते हैं, देखते हुए अपन क्या कर सकते हैं, इसको फैमिली प्लानिंग के रूप में अपनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है एक रजचक्र। कब होता है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती है। कितने दिन का होता है, 28 दिन का माना जाता है। कितने डेज का होता है ये, 28 दिन का माना जाता है, ठीक है। तो ये होता है रज चक्र। तो आज की क्लास में ये था, ठीक है। तो आज अपन ने जो है वो नर युग्मक कैसे बनते हैं, मादा युग्मक कैसे बनते हैं, ठीक है, निषेचन कैसे होता है, ठीक है, भ्रूणीय परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है, और अपन ने देखा क्या रज चक्र जो है वो किस तरह से होता है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।